डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जनरल थ्योरी ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जनरल थ्योरी का मतलब है इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। हम जो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं एज पर द सिलेबस, वो हम मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ते हैं, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। पर मोशन इन 3 डायमेंशन अगर हो रही हो, आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों कंपोनेंट अगर आ रहे हों, पोजीशन वेक्टर में, वेलोसिटी वेक्टर में, एक्सेलरेशन वेक्टर में, ऐसे केस अलग से किसी चैप्टर में तो हम पढ़ने नहीं जा रहे। तो मैं काइनेमेटिक्स में स्टार्ट करने के पहले, 1D में जाने के पहले आपको एक जनरल काइनेमेटिक्स के प्रिंसिपल से आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन करिए, ये इनिशियल पोजीशन है ए, यहाँ से पार्टिकल चलकर यहाँ पहुँचा, ये फाइनल पोजीशन है बी। ठीक है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, z1 और इसके x2, y2, z2। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस ओरिजिन ओ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ये वाला बन जाएगा। ठीक है, कौन सा, ए बी। अब ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, या इसको मैं कह दूं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। R1 से R2 हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब देखिए पार्टिकल अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा हो, 1 डायमेंशन का केस, तो उसमें y और z कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही नहीं रहे। x एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल चल रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, z कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। तो सिर्फ उसमें यही वाली टर्म आएगी कि x एक्सिस के अलॉन्ग जितना उसका पोजीशन चेंज हुआ, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल कर लो, वो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वो एक पर्टिकुलर केस होगा, स्पेशल केस होगा 1 डायमेंशन मोशन। मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है, वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। तो उसकी बात करते हैं। वेलोसिटी को मोटे तौर पर अपन ने कैसे डिफाइन किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या सिंपली पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हो रहा है डेल्टा आर, और जितना टाइम उसमें लगा डेल्टा टी, इसको अपन रेशियो को निकालेंगे तो ये वेलोसिटी कहलाएगा। अब यहाँ पे 2 प्रकार की सिचुएशन बना दी कि अगर ये टाइम इंटरवल लार्ज है तो हम इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी इन दैट टाइम इंटरवल, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में आराम से अपना ये आर चेंज होता रहा, तो टोटल चेंज कितना हुआ पोजीशन वेक्टर में, दैट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अपने को वेलोसिटी देखना हो तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। और वो कैसे होगा कि उस इंस्टेंट पर उसके नेक्स्ट dt टाइम में, छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और उसका रेशो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। मतलब ये जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा हो तो ये जो रेशो है हमारा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। तो v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ds बाय dt। अब ये जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।
तो हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो देखो डी आर कहो चाहे डी एस कहो, डेल्टा आर कहो चाहे डेल्टा एस कहो, एक ही बात है, क्योंकि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। क्लियर? अब उदाहरण देकर समझाओ। जैसे मान लीजिए कि कोटा से दिल्ली एक बस जाती है, तो कभी तो वो रुकी हुई रहती है किसी स्टॉपेज पर, तो उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि मैंने वहाँ एक छोटे से टाइम इंटरवल में देखा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रेशियो निकालने के लिए, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो पाया डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब वहाँ पे वेलोसिटी 0 है। लेकिन कहीं वो हाईवे पर भाग रही है, तो उस वक्त छोटे से टाइम इंटरवल में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और फिर जब मैं रेशियो निकालूंगा तो वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी आएगी, जो कि उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी है। इस तरीके से दो वेलोसिटी अपन ने, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर ली। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन को भी हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक वेक्टर है, उसमें अपन ने स्केलर टाइम से डिवाइड किया, तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी? वेक्टर। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ में इसमें डायरेक्शन भी अटैच्ड है, आई कैप जे कैप के कैप, चूँकि इसमें आई कैप जे कैप के कैप आएगा ना, तो इसमें भी आएगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी बाई डी टी हुआ, और एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर डिफरेंस निकालना ये, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसी प्रकार से एक स्पेशल केस जो कि बार बार पूछा जाता है चेन रूल लगा के, कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आपने लिखा डी वी बाई डी टी, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। हाँ, क्योंकि डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से डी वी बाई डी टी आ जाएगा। पर ये डी आर बाई डी टी क्या है? मतलब डी एस बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये वी डी वी बाई डी आर ऐसा हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए एक एक्सप्रेशन आ गया। वन डायमेंशन मोशन में आपने सुना होगा वी डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स, क्योंकि ये जो डी आर है वहाँ पर डी एक्स से काम चल जाएगा। वो कैसे? तो देखो, जब आप डेल्टा आर निकालते हो तो ये क्या आता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ठीक है। अब मान लीजिए वन डायमेंशन मोशन की बात है, तो y और z कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही नहीं रहे, तो डेल्टा आर क्या होगा? सिंपली डेल्टा एक्स आई कैप, और ये छोटा सा डी आर हो तो ये भी छोटा सा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है कि नहीं? तो मैं इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं कि ये जो डी आर है ये डी एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है वही ओवरऑल चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, होता तो ऐसा है, लेकिन उसको ऐसा लिख देते हैं अपन कि भाई ये एक वेक्टर के रूप में ट्रीट करना है आपको। इसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं। आगे देखते हैं। तो देखिए, लीनियर वेलोसिटीज़ के लिए हमारे पास जो रिलेशन आए वो आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर बाई डी टी होता है। इसको अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ
तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखूँगा। फिर एक्सेलरेशन एवरेज ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी बाई डी टी होता है, या इसको वी डी वी बाई डी आर ऐसा लिख सकते हैं। वन डायमेंशन मोशन में अगर मैं बात करूँगा, इसका एक पर्टिकुलर केस मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, तो यही फॉर्मूले कैसे दिखेंगे, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी का हो या डी एक्स बाई डी टी का हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन है। एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, v एवरेज निकालना हो, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 ऐसा कर लेंगे, जहाँ कि x डिनोट्स कोऑर्डिनेट्स। तीसरी एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डेल्टा v बाय डेल्टा टी से, ये तो सिंपल वैसे ही रहेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को r हटा के x लिख सकते हैं कि भाई ये dv बाई dt है, तो dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड किया तो ये v dv बाई dx ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे अगर जाकर सर्कुलर मोशन में देखें, सर्कुलर मोशन में देखें, टू डायमेंशनल है ये, तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास इस तरह से पार्टिकल अगर घूम रहा है सर्कल पर, तो राइट हैंड रूल से जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये डी थीटा, इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन एक वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, रोटेशनल इफेक्ट से राइट हैंड रूल से निकाला हुआ एक्सियल वेक्टर है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस है, मतलब हमने लीनियर जहाँ जहाँ वर्ड बोल रहे थे वहाँ वहाँ एंगुलर बोलेंगे। जैसे यहाँ था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आएगी लीनियर वेलोसिटी, यहाँ आएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये काय में आएगा, रेडियन पर सेकेंड SI यूनिट। एवरेज ओमेगा निकालना है तो ये जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, मतलब θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आएगा रेडियन पर सेकेंड में एवरेज। एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस, या इसको अपन डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। जैसे वहाँ वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी आर लिख रहे थे, यहाँ पर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ऐसा लिखेंगे। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो ये होगा ओवरऑल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ही है पर एक बड़े टाइम इंटरवल में, तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखो ओमेगा क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी, डी टी एक पॉजिटिव नंबर है टाइम इंटरवल, तो डी थीटा जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वही ओमेगा की भी डायरेक्शन होगी, जो कि राइट हैंड रूल से निकाली जाएगी कि कर्ल योर फिंगर्स अलॉन्ग द सेंस ऑफ रोटेशन एंड थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। और ये एक्सियल वेक्टर होते हैं जिनकी भी डायरेक्शन अपन राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो डी थीटा हुआ, ओमेगा हुआ, अल्फ़ा हुआ। अल्फ़ा क्या है भाई, अल्फ़ा है डी थीटा बाई डी टी, अल्फ़ा क्या है डी ओमेगा बाई डी टी,
तो देखो dt तो एक पॉजिटिव नंबर है, अब ओमेगा में चेंज हुआ तो या तो ओमेगा बढ़ रहा होगा या ओमेगा कम हो रहा होगा। ओमेगा अगर बढ़ रहा होगा तो डी ओमेगा पॉजिटिव आएगा, मतलब कि जो डायरेक्शन डी ओमेगा की है वही अल्फ़ा की भी हो जाएगी। और अगर ये नेगेटिव में आ रहा है डी ओमेगा तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ओमेगा की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगी। जैसे ओमेगा मान लो मैंने इधर जेड एक्सिस वाई एक्सिस मान ली, ठीक है ना, तो ओमेगा पहले क्या था, मान लो 3 जे कैप रेडियन पर सेकेंड, बाद में बढ़ गया 4 रेडियन पर सेकेंड जे कैप, तो ये प्लस जे कैप में आएगा डिफरेंस, 4 जे कैप माइनस 3 जे कैप। लेकिन अगर ओमेगा कम हो रही है तो क्या होगा, ओमेगा फाइनल विल बी लेस देन ओमेगा इनिशियल। तो जैसे मान लीजिए 3 रेडियन पर सेकेंड से बढ़कर नहीं, कम होकर वो कितनी हो गई, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो जब आप ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल निकालोगे तो वो 2 माइनस 3 मतलब -1 जे कैप ऐसा आएगा। तो अल्फ़ा की डायरेक्शन अब की बार प्लस जे कैप में नहीं माइनस जे कैप में आएगी। तो अल्फ़ा या तो इधर आ सकता है तब ओमेगा बढ़ रहा होगा तो इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, और या अल्फ़ा यहाँ भी आ सकता है तब ओमेगा कम हो रहा होगा तो इसको बोलेंगे एंगुलर रिटार्डेशन। जब भी एंगुलर स्पीड बढ़ रही हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जब एंगुलर स्पीड कम हो रही हो तो एंगुलर रिटार्डेशन है। जैसे कि अपन 1 डायमेंशन मोशन में बोलते हैं कि जब स्पीड बढ़ रही है, लीनियर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, और जब स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेड मोशन है। ठीक बात। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमको लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में काम आते हैं, जो कि वेक्टर और डिफरेंशिएशन का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे फिजिक्स में अप्लाइड फॉर्म में काम आने वाला है। हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर और कैलकुलस पढ़ा उसी को हम काइनेमेटिक्स में किस प्रकार से यूज़ करने वाले हैं उसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन में आपको इस लेक्चर में दे रहा हूँ। ऐसे ही फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो m इंटू डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो मैंने लिखा कि इफ़ मास इज कांस्टेंट, कम से कम पार्टिकल का मास चेंज नहीं हो रहा, ये एश्योर्ड है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और उससे हमने ये निकाल लिया कि भाई इस कंडीशन में कि मास कांस्टेंट है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये भी आपने क्लास 9th में सब पढ़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं क्लास 11th के स्टूडेंट, और जो क्लास 11th पास हैं उनको तो मेरी ये सब बातें समझ आ ही रही होंगी कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को पहले 2 डायमेंशन में समझाता हूँ, फिर उसी को अपन एक्सटेंड कर देंगे 3 डायमेंशन में। समझना कि एक पार्टिकल है, वो मूविंग है, तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। किसी टाइम t पर उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z ऐसे थे। ठीक है, अब सोचिए कि पार्टिकल का 2 डायमेंशनल प्लेन में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, किधर गया वो, ऐसा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करेंगे तो R2 माइनस R1 करेंगे तो ये डेल्टा R, छोटा सा है तो dr, ऐसा लिखेंगे। अब इस dr में चूँकि ये वेक्टर है तो इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ऐसा इधर कंपोनेंट और एक ऐसा इधर कंपोनेंट। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट में छोटा सा चेंज dx, और ये क्या है, ये है y कोऑर्डिनेट में छोटा सा चेंज। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि dr वेक्टर इज नथिंग बट dx अलॉन्ग x एक्सिस dx i कैप प्लस dy अलॉन्ग y एक्सिस, तो dy j कैप। तो इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ 3 डायमेंशन में कि थोड़ा ये राइटवर्ड भी गया, थोड़ा अपवर्ड भी गया और थोड़ा बोर्ड से बाहर भी आया,
तो वो डी जेड भी आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये 3 डायमेंशन के केस में लिखेंगे। अब वेलोसिटी की बात करूं मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो क्या कहूँगा कि ये तो डी आर बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, या छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये पॉइंट की लोकेशन यहाँ P थी और P से वो dt टाइम में Q पर पहुँच गया, तो dt से मैंने डिवाइड कर दिया। ये छोटा सा डेल्टा x है, उसमें मैंने छोटे से डेल्टा t से डिवाइड किया, तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में, एक उसका x कंपोनेंट है, एक उसका y कंपोनेंट है, एक उसका z कंपोनेंट है, ऐसे ऑब्टेन कर लिया। ये क्या है, ये dx बाई डी टी है vx, dy बाई डी टी है vy, dz बाई डी टी है vz, z कंपोनेंट। तो मैं ये कहूँ कि अगर मुझे पोजीशन वेक्टर दिया है r x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, बोलो पहले तो ये होगा कि नहीं होगा। तो सोचो ये x y z है और ये 0, 0, 0 है, तो ये पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे अपन, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये क्या आएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। और मान लीजिए पार्टिकल मूविंग है, तो इसका मतलब कि ये x y z कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। x y z आर फंक्शंस ऑफ टाइम। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं ऐसा लिखूंगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर। कैसे करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया डी आर बाई डी टी, तो ये इधर भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या होता है साहब, वो होता है डी वी बाई डी टी, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी। क्या बोला, डी डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी। ये वेक्टर में पढ़ाया था मैंने आपको, ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन है। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, डी और डी मिलकर डी स्क्वायर हो गया और डी टी मिलकर डी टी का स्क्वायर हो गया। तो इसका सिंबल है ये था लिखने का। तो इसी प्रकार से यहाँ भी एक बार फिर से डी डी टी करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये कैसा दिखेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के कैप। तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन के, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात चल रही है क्योंकि अपन ने डी वर्ड यूज़ किया है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ए एक्स ए वाई ए जेड हमने ऑब्टेन कर लिया। वेलोसिटी का अपन ने ये वी एक्स वी वाई वी जेड एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स ऑब्टेन कर लिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर करके। एक और बात बताऊं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन करते हैं जब, तो जो क्वांटिटी आती है इसको बोलते हैं जर्क। जर्क ये जस्ट आपकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जर्क मतलब एकदम से झटका लगना। तो एक्सेलरेशन है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, अब एकदम से स्पीड इंक्रीज हुई तो क्या होगा, वो जर्क। तो एक्सेलरेशन अचानक से बदला तो वो जर्क लगेगा, तो इसको जर्क बोलते हैं डी ए बाई डी टी को। एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाया मैंने कि जो पोजीशन वेक्टर है वो इस प्रकार से दिया है, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर जे कैप माइनस 5t के कैप। मतलब इसमें जो x, y एंड z हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। x क्या है, टी क्यूब, y क्या है, 2t स्क्वायर
z क्या है -5t। तो टाइम बदलेगा तो x, y एंड z कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो पोजीशन चेंज होगी पार्टिकल की, तो मैं कह सकता हूँ पार्टिकल मूविंग है। अब इसमें मुझे कुछ कुछ चीज़ें निकालना है, तो मैं तो इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ, तो आपको निकाल कर दिखाकर समझाना चाहता हूँ कि कैसे अपन ऑपरेट करेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाओ। क्या पूछा? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसको ऐसे लिखते हैं कि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। टाइम होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेलोसिटी होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dr/dt इज इक्वल टू, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो आया 3t², इसको किया तो आया 4t जे कैप, और यहाँ से -5 के कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अपन ने टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये वेलोसिटी आ गई। ऐसे ही आपसे बोला कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाइए, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी का जो भी एक्सप्रेशन है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ये आएगा 3 × 6t i कैप प्लस 4 जे कैप, और ये 5 जो है -5 उसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो गायब हो गया, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया। तो एक काम तो ख़त्म हो गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन, तीनों चीज़ें हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता हैं। अब हमें पूछा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल (1 to 2 सेकेंड। इस इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो एवरेज वेलोसिटी जब भी पूछें तो उसका फार्मूला होता है, एवरेज वर्ड जब भी यूज़ करें तो उसका फार्मूला होता है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वी एवरेज का फार्मूला लगा दो, वी एवरेज इज इक्वल टू ΔR/ΔT, मतलब R2 - R1 2 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर माइनस 1 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, R2 - R1 अपॉन T2 - T1। तो बताओ आर्क एट टाइम t इक्वल टू टी कितना होगा, तो t की जगह 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 i कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 10 के कैप मीटर, और पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या होगा, तो t की जगह 1 रखो तो ये होगा i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप मीटर। तो बताओ R2 - R1 कितना आया, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो i कैप वाले कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा 7 i कैप फिर 6 जे कैप, और यहाँ से -10 + 5 हो जाएगा तो -5 के कैप, ये इतना आया। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, तो टाइम कितना है 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गई एवरेज वेलोसिटी 7 i कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 5 के कैप मीटर अपॉन टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा इतना ही 7 i कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 5 के कैप मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। आपसे कहा एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, टाइम इंटरवल ले लो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, तो ये हमारा एक पार्ट ख़त्म हुआ। अब दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, फाइंड करना है एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम 2 to 3 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब v का एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए 3 सेकेंड पर,
तो वो यहाँ से निकलेगा t इक्वल टू 3 रखकर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो ये जाएगा 27 आई कैप। अलग से लिखूँ, आई कैप, फिर 4t मतलब 12 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड V2 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 5 के कैप। देखो के कैप वाले कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, जेड एक्सिस का लॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये हमेशा -5 ही रहेगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो V3 माइनस V2 कितना आएगा, V3 माइनस V2 15 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपन यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा 15 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। तो इसका आंसर बन जाएगा 15 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दिया। तो इस प्रकार से एवरेज वेलोसिटी निकालना और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना मैंने आपको बताया। इंस्टेंटेनियस तो अपने आप ही समझ में आ गया, ये इंस्टेंटेनियस है वेलोसिटी, ये जो एक्सप्रेशन है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। टाइम की वैल्यू डालो और वेलोसिटी उस टाइम पर निकाल लो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा होता तो यहाँ से निकल जाता टाइम की वैल्यू डाल के। तो उसके ऊपर भी कुछ काम करते हैं। देखिए मैं इधर का बोर्ड रब करता हूँ। तो मैंने इसमें एक पार्ट बनाया कि फाइंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन चाहिए टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और उनके बीच में एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू v डॉट a अपॉन वी ए डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो पहले से बताओ वेलोसिटी क्या होगी टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो इसमें 1 रखा तो ये आया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, इसमें t इक्वल टू 1 रखा। अब एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 1 पर, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब इनके बीच में एंगल निकालना है। तो देखो मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना भी सीख लिया और मैं एंगल भी निकालना सीख रहा हूँ। तो एक और चीज़ सीख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा v डॉट ए अपॉन वी ए मैग्नीट्यूड्स। तो v डॉट ए कितना आएगा, 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 4 ज़ा 16 और यहाँ से हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि के कैप वाला कंपोनेंट 0 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ऊपर 34 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा अंडर रूट 50 मतलब 5 रूट 2 और ये हो जाएगा 36 प्लस 16 यानी 52 और 52 का अंडर रूट क्या हुआ 13 4 ज़ा तो 2 रूट 13। तो इसमें ये 2 से ये 17 हो जाएगा तो ये बचेगा 17 अपॉन 5 रूट 26 और थीटा पूछा है तो कॉस इन्वर्स करके हम ये आंसर बता देंगे। कॉस थीटा अगर हमें पता है तो थीटा इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये एक एक्यूट एंगल आ रहा है,
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पर एक एक्यूट एंगल आ रहा है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक cos थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है और 90 से 180 डिग्री के बीच में cos थीटा नेगेटिव वैल्यू देता है। तो ये एक एक्यूट एंगल है थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपन ने r को डिफ्रेंशिएट किया था तो v आया था। r क्या था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये आया था डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप, जो कि बन गया था एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फिर इसी प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो ये डी डी टी of Vx, ddt of Vy and ddt of Vz से एक्सेलरेशन के तीन कंपोनेंट x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट हमें पता पड़ गए थे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि x एक फंक्शन ऑफ टाइम है, जैसे कि टी क्यूब। तो x से डिटरमाइन होगा, x टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी x से रिलेटेड है, और x को डिफ्रेंशिएट करके vx आया और vx को डिफ्रेंशिएट करके ax आया। ax को इंटीग्रेट करेंगे तो vx आएगा, vx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। इसी प्रकार से y को डिफ्रेंशिएट किया तो vy आया, vy को डिफ्रेंशिएट किया तो ay आया, ay को इंटीग्रेट करेंगे तो vy और vy को इंटीग्रेट करेंगे तो y। और इसी प्रकार से z को डिफ्रेंशिएट करा तो vz और vz को डिफ्रेंशिएट किया तो az को इंटीग्रेट करेंगे तो vz को इंटीग्रेट करेंगे तो z ऐसा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के अलॉन्ग अपन सेपरेटली मोशन को एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार से x से vx और vx से ax या ax से वेलोसिटी और वेलोसिटी से x चेंज हो रहा है। उसमें y का कोई लेना देना नहीं है, तो हम x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेटली मोशन एनालाइज कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। तो हमने क्या कहा कि वी कैन एनालाइज मोशन along x, y and z axes separately। अभी ध्यान रखना कि x एक फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में दिया है, तो जब आप vx निकालोगे ना तो ये आएगा dx अपॉन dt, ये आ जाएगा f1 डैश t। ऐसा लिखते हैं डिफ्रेंशिएट करने पर फंक्शन को कि भाई f1 को एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया और एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा ax इक्वल टू f1 डबल डैश t, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो जब आप ax ला रहे हो vx को डिफ्रेंशिएट करके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ax क्या है, ax है ddt ऑफ vx। तो मैं अगर vx एक तरफ रहने दूँ, dt का ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये ऐसा दिखेगा, और फिर मैं इंटीग्रेट कर दूँ कि टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, vx इनिशियल, टाइम t इक्वल टू t पर vx फाइनल। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे होंगे तो हम dvy इज इक्वल टू ay dt ऐसा लिख सकते हैं, और जो भी लिमिट होगी कि t1 से t2 तो vy1 से vy2 इस टाइप से अपन लिख लेंगे। अच्छा देखो, vx क्या है, dx बाई dt, तो dx क्या होगा, vx इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, टाइम t1 पर पोजीशन x1 थी, टाइम t2 पर पोजीशन x2 है, तो इस तरह से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा।
x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो vx आएगा, vx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ax आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियसली। तो इस पर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो इस पर दो क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, एक तो बनाऊंगा पहले डिफ्रेंशिएशन के ऊपर और फिर एक उसका रिवर्स करके इंटीग्रेशन के ऊपर, तो वो आपको समझ में आएगा। जैसे डिफ्रेंशिएशन का अपन बात करें कि अगर इफ़ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल is given as r is equal to t cube I cap plus 2t square j cap minus 5t square k cap meter. तो find velocity and acceleration as a function of time. वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, पहले भी कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा dr/dt, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 10t k कैप मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, t का 1 हो गया, t क्यूब का 3t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर का 2t आएगा। और एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, तो एक्सेलरेशन आएगा dv/dt करके। तो इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 6t आई कैप माइनस 10 k कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से टाइम के फंक्शन के रूप में मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकाल लिया। अब इसका उल्टा प्रोसेस अगर हम करें तो मैंने सिचुएशन मानी कि इसको रब करके पूरा सेपरेटली करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन बना लिया कि मान लीजिए कि इफ़ ए पार्टिकल is at origin at time t equal to 0 and its velocity is given as v is equal to 2t I cap plus 3t square j cap। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर भी पूछ सकते हैं वो कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताओ पोजीशन क्या होगी। t इक्वल टू 0 पर तो बता दिया, ओरिजिन पर है, तो कैसे करेंगे। तो देखो साहब, ये जो है ये x कंपोनेंट है, vx जो है वो dx/dt होता है और ये कितना है 2t। तो dx क्या होगा 2t dt, dt को तो ट्रांसफ़र कर दिया, इंटीग्रेट करा कि टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कहाँ है, ओरिजिन पर, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो बताओ टाइम t इक्वल टू t पर इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसको इंटीग्रेट करा तो इधर तो dx का इंटीग्रल x आएगा और इधर से t का t²/2, तो ये सिर्फ सिंपली t² ऐसा आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल करना आपको आता है। इसी प्रकार से मैंने लिखा vy इज इक्वल टू 3t², मतलब ये क्या है, यह है dy/dt। तो dy क्या होगा 3t² dt, इंटीग्रेट करेंगे कि टाइम t इक्वल टू 0 पर y कोऑर्डिनेट 0 था, ओरिजिन पर था, तो किसी भी टाइम t पर बताओ इसका y कोऑर्डिनेट y कितना होगा। तो ये आएगा y इज इक्वल टू t² का इंटीग्रेशन t³/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट रखने के बाद ऐसा आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया r इज इक्वल टू
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसा होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो ये पार्टिकल एक प्लेन में चल रहा है, के कैप तो जीरो है, उसकी पोजीशन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट जीरो है। तो इस प्लेन में ये किसी पाथ पर चल रहा है, किसी ट्रेजेक्ट्री पर चल रहा है। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ ऑन विच इट इज़ ट्रैवलिंग। तो वो स्ट्रेट लाइन है क्या, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है पता नहीं। तो निकाल सकते हो क्या उसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हम बात करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एक रिलेशन है y और x कोऑर्डिनेट में। जैसे अपन लिखते हैं ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पैराबोला का होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये y और x के बीच में एक रिलेशन है जो कि उस कर्व को या उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के रूप में हमको मिलता है, और उससे हम उसको डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये इस पाथ पर चल रहा है जिसकी इक्वेशन, ये इस कर्व पे चल रहा है जिसकी इक्वेशन ऐसी ऐसी है, उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये y और x के बीच में एक रिलेशन है। अब यहाँ से देखो, x अपने को पता है, हाँ टी स्क्वायर, y पता है, हाँ टी क्यूब। तो इसमें से t एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो t एंड गेट रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो मैंने क्या करा कि x क्यूब और y स्क्वायर मुझे बराबर दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं, ये दोनों t⁻⁶ है। तो मेरे पास रिलेशन क्या आया, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग, ऐसा आ गया। तो ये एक नई कंसेप्ट आपको पता पड़ गई कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं। ये रिलेशन बिटवीन y एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल होता है जो कि डिफाइन करता है पाथ ऑन विच इट इज मूविंग। ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर होता है, स्पीड स्केलर होता है। तो मैंने ये कहा कि वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन अपन ने वी कैप से शो किया। तो ये जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये क्या है, वेलोसिटी, कौन सी, इंस्टेंटेनियस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू एवरेज स्पीड। कैसे कि पार्टिकल ऐसे चलकर, एक बस है कर्वीलिनियर रोड पर चलकर आगरा से बॉम्बे पहुंच गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना। टाइम कितना लगा, तो मान लो यहाँ पे टाइम था 0 और इसको टाइम यहाँ पहुँचने में लगा कैपिटल T। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे ना, उसको अपन ऐसे वेक्टर लगा के लिखते हैं, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब AB वेक्टर अपॉन टाइम। तो इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर, जो भी लेंथ ऑफ AB वेक्टर है, डिवाइडेड बाय टाइम। पर अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या आएगा,
डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, ये कर्व पर पूरी जो रोड लेंथ है ये अपने को चाहिए, इस कर्विलिनियर पाथ की लेंथ चाहिए। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी इस केस में, वो आएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये बराबर है क्या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर है क्या, नहीं। तो ये बराबर कभी भी नहीं होगा, क्या हो सकता है क्या, कब, जब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल हो जाए। ऐसा कब होगा, जब यूनिडायरेक्शनल मोशन हो, लौट के वापस आना भी मना है वन डायमेंशन में भी। देखो यहाँ से गया और वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, पर डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं होगी। मैं क्या चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल बराबर हो, तो इसका मतलब है कि उसको एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलते रहना है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन बदलना भी नहीं है। तब क्या होगा, तब ऐसा दिखेगा कि पार्टिकल ए से चला बी पर पहुंचा, ये इस पाथ पर चला। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है ये। तब इसमें अपन टाइम से डिवाइड करेंगे, तो वी एवरेज का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी को अपन वेक्टर लगा के लिखते हैं, एवरेज स्पीड को अपन ऐसे लिख देते हैं यूँ। इसका मतलब एवरेज स्पीड समझना, एवरेज स्पीड समझना, क्योंकि स्पीड v होता है और उसमें एवरेज लगा दिया, तो ये वेलोसिटी से तो ताल्लुक़ रखता ही नहीं है, v फॉर स्पीड, एंड v वेक्टर का मतलब वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बोला तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और v एवरेज बोला तो ये v है, v स्पीड, एवरेज स्पीड। तो इस केस में ये बराबर भी आ सकती है। तो मैंने क्या लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात कहता हूँ, बात है तो छोटी सी पर बहुत भारी, देखो समझने की कोशिश करो कि अगर कहीं आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, कैसा भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन में स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही चल रहा है, या कि वो प्लेन में भी चल सकता है, या कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में भी चल सकता है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब ये वन डायमेंशन मोशन होगा। सिर्फ वन डायमेंशन मोशन के केस में ही वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि x का पॉजिटिव होना पार्टिकल की लोकेशन को यहाँ बता देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता देगा पॉजिटिव होना, या नेगेटिव अगर वेलोसिटी बता रहा हूँ मैं तो माइनस आई कैप में तो ऐसी हो जाएगी। तो इसका प्लस या माइनस होने मात्र से अपन, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है पॉजिटिव, और यहाँ पर निकालेंगे तो वेलोसिटी कैसी आएगी नेगेटिव, तो हम समझ सकते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को कि ये यहाँ जब है तब ये राइटवर्ड वेलोसिटी है इसके पास, और जब ये यहाँ है इस टाइम पर तब इसके पास में कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक बात। तो ये अगर मान लो कि एक प्लेन में चल रहा होता तो वेलोसिटी इतने इतने आई कैप प्लस इतने इतने जे कैप ऐसा आता, तो उसको मैं प्लॉट कैसे करता कि अलग अलग समय पर कभी टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी है आई कैप प्लस जे कैप, फिर हो गई 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे हो गई 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो उसको प्लॉट कैसे करूँगा? इधर तो मैं ले लूँगा 1 2 3 सेकेंड, पर इधर आई कैप और जे कैप दो दो चीज़ें हैं, तो कैसे प्लॉट करूँगा? कर ही नहीं सकता। तो अगर प्लॉट किया है, अगर ग्राफ दिया है, इफ ग्राफ इज गिवन, इफ ग्राफ इज गिवन, तो इट विल मीन दैट पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। कि अगर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो
एक्सेलेरेशन एक वेक्टर है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन भी है, और उसका प्लस या माइनस होने से अगर डायरेक्शन का आइडिया लग जाता है, समझ रहे ना, एक मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पर पॉजिटिव इधर होगा प्लस और नेगेटिव इधर होगा, डायरेक्शन पता लग जा रही है, तो इसका मतलब भी अगर ये ग्राफ दिया है तो ये वन डायमेंशन मोशन होगी। इफ ग्राफ इज गिवन, कैसा भी ग्राफ हो, तो ये हमेशा लागू हो जरूरी नहीं है, पर ये हमेशा लागू होगा ही। तो देखो इसमें कैसे क्रॉसिंग आ रही है, इस बात को क्रॉस करने के लिए एक सिचुएशन आ रही है, जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है mg, तो एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैं बना सकता हूँ। तो इसमें मोशन कैसी हो रही है, 2 डायमेंशन प्लेन में। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर दिया है तो इट डज नॉट मीन कि 1 डायमेंशन मोशन होगी ही, पर इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओनली। एक्सेलरेशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब जब ये वेलोसिटी इज अलोंग स्ट्रेट लाइन अगर हो जाएगा, ये ग्राफ अगर दिया है तो वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन हो गया, वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन हो गया, इसका मतलब कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब 1 डायमेंशन मोशन हो गया। पर एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ओनली है, तो इट डज नॉट मीन कि वो 1 डायमेंशन मोशन होगा ही। प्रोजेक्टाइल उसका एक एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए बोलें तो वो कठिन होता है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाना। डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉइंट फंक्शन है, इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट पता है, तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। पर डिस्टेंस ट्रेवल पता नहीं कौन से पाथ पर चल कर गया, उसको निकालना भारी काम होता है। तो देखिए वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना देख रहा हूँ। तो वेलोसिटी का मतलब होता है dr/dt, तो dr का मतलब होगा वेलोसिटी इंटू dt। तो टाइम t1 पर पोजीशन r1 थी, टाइम t2 पर पोजीशन r2 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? r2 - r1। ये डिस्प्लेसमेंट है ये। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रल वेलोसिटी dt कर दो। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको दिया होगा, तो आप उसको t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर दो, बाकायदा आई कैप जे कैप के कैप में आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो क्या करेंगे? तो समझिए कि पार्टिकल का ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds, तो उसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा और एक z कंपोनेंट होगा। मैं अभी 2 डायमेंशन प्लेन में बता रहा हूँ कि एक dx है, एक dy है, और ऐसे बाहर भी अगर वो आया तो z के अलॉन्ग भी थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। ये कैसे लिखा? क्योंकि ds वेक्टर जो है उसका एक कंपोनेंट है dx i कैप, एक कंपोनेंट है dy j कैप, एक कंपोनेंट है dz k कैप। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? तो ये फार्मूला होगा। तो ds क्या आया? छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसको स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग माना जा सकता है। तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहलाएगा,
क्योंकि ये बहुत छोटा है। कितना छोटा? टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो मतलब कि ये पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट जस्ट नेक्स्ट पॉइंट है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? वेरी स्मॉल, बट नॉट जीरो, बिकॉज दे आर टू सेपरेट पॉइंट्स। तो ds क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालोगे? तो जैसे मैंने कहा कि ये कर्व्ड पाथ पर जा रहा है पार्टिकल, तो ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस को ds1, ds2, ds3, ds4, ds5 ऐसे ऐड कर लो। जैसे मान लो कि ये एक पाथ है या रस्सी पड़ी हुई है ऐसी, इसकी लेंथ निकालना है, तो क्या करेंगे अपन? स्केल लेकर आएंगे, छोटे से टुकड़ा स्केल टूटी हुई छोटा सा टुकड़ा स्केल का लाएंगे और ये देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस रस्सी को हिलाए बिना ऐसे अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी। तो मैंने ds 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 का सम किया, इंटीग्रेट किया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अब इसमें मैं dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड विथ dt से मैंने मल्टीप्लाई किया और dt से ही मैंने डिवाइड भी किया। तो जो डिवाइड किया ना वो अंदर चला गया dt स्क्वायर बन के, तो dx का स्क्वायर था, अब dt का स्क्वायर और आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ से ये dy बाई dt का स्क्वायर और ये dz बाई dt का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो ये vx vy vz का स्क्वायर लिखा है, ये तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर dt ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब कि मेरे पास फार्मूला निकल के आया कि डिस्टेंस निकालना हो तो इंटीग्रल करना किसका? स्पीड dt का। ठीक है। और सही बात भी, जैसे अपन स्पीडोमीटर देखते हैं अपने मोटरसाइकिल में या कार में, स्पीडोमीटर होता है, वो बताता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली। तो अब वो पाथ कुछ भी हो, वो तो अपना मेजर करता रहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आप ऐसे 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 चले जा रहे हैं तो स्पीडोमीटर अपने आप जो है ना, अपने आप उसमें वो रीडिंग बढ़ाता जा रहा है कि हाँ भाई आपने डिस्टेंस चली। कैसे बढ़ा रहा है? तो उसके अंदर कुछ अरेंजमेंट है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, इसका समेशन करोगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास जो फार्मूला आए ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला कौन सा आया कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया कि अगर पोजीशन वेक्टर है टी स्क्वायर आई कैप -4/√3t⁻³ जे कैप प्लस 3t के कैप मीटर, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 3 seconds, फर्स्ट 3 seconds ऑफ मोशन। तो फार्मूला क्या यूज़ होगा? इंटीग्रल स्पीड dt टाइम फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। स्पीड का एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे? तो स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अपन पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लाओ,
तो ये होता है साहब dr/dt। तो करो इसको डिफ्रेंशिएट, क्या आएगा 2t i माइनस यहाँ से 3/2 t⁻1/2। तो 3 से ये √3 बनेगा, 2 से ये 2 बनेगा, 2√3t ऐसा आ जाएगा ये डिफ्रेंशिएट करने पर। और ये 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है √vx² + vy² + vz²। तो vx² करा तो कितना आया 4t², vy² करा तो कितना आया 3t × 4 मतलब 4 3 12 और वहाँ से 9। तो ये आपको इस प्रकार से देंगे चूज़ करके कि इंटीग्रेबल फॉर्म में आए तो मतलब आसान हो जाए आगे चल के। तो देखो यहाँ पर आप स्पीड का एक्सप्रेशन ला सकते हो कैसे, ये 2t + 3 का होल स्क्वायर है, 2t + 3 का होल स्क्वायर है और स्पीड एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो अंडर जब लोगे तो माइनस माइनस मत लेगा ना, प्लस वाला लेना। 2t + 3 इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। अब स्पीड का एक्सप्रेशन यहाँ रखकर इंटीग्रेट कर दो तो डिस्टेंस = इंटीग्रल ऑफ 2t + 3 dt फ्रॉम 0 to 3। तो ये कितना आएगा t² + 3t फ्रॉम 0 to 3 मतलब कितना आएगा 9 + 9 18 -0। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया 18 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो क्या करते 3 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर माइनस 0 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर। मान लो डिस्प्लेसमेंट पूछते तो क्या करते अपन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 0 सेकंड पर तो ये 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप ओरिजिन पर है और 3 सेकंड पर कहाँ है तो 3 रखेंगे तो ये आएगा 9 i कैप, यहाँ से 1 √3 तो कट जाएगा और ये बचेगा -12 j कैप और यहाँ से 3 रखेंगे तो ये 9 k कैप मीटर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछें तो √9² + 12² + 9²। क्या कॉमन है इसमें 3² को कॉमन लेके हमने बाहर कर दिया तो अंदर क्या बचेगा 3² + 4² + 3²। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 + 9 34 मीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखकर बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 18 और ये 3 × 6 अगर होता तो 18 होता, पर ये 6 थोड़ी है √36 थोड़ी है, ये √34 है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम है। मतलब ये 1 डायमेंशन मोशन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल नहीं चल रहा, यूनि डायरेक्शनल मोशन नहीं है, कर्वीलिनियर पाथ पर चल रहा है। इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंटीग्रल स्पीड dt होता है, ये मैंने आपको बताया। डिस्टेंस निकालना हो, मैं 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहा हूँ, XY प्लेन। अगर आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो डिस्टेंस अपन निकालेंगे इंटीग्रल स्पीड dt करके। और चूंकि टाइम के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है तो टाइम t1 से t2 तक में ट्रेवल डिस्टेंस पूछेगा वो, तो ये फार्मूला निकल जाएगा, ये फार्मूला हो गया। पर अगर मान लो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हो, किस पाथ पर वो चलकर जा रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको दी है y = f(x), तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालोगे? तो हम निकालेंगे इंटीग्रल √1 + dy/dx होल स्क्वायर dx
फ्रॉम x1 टू x2। तो उस एक कर्व आपको इक्वेशन दी हुई है, तो उसमें वो बताएगा कि इस कोऑर्डिनेट से उस कोऑर्डिनेट x1 से x2 तक ये गया या y1 से y2 तक गया, तो उस पाथ की लेंथ बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल बताओ। तो अगर ये y1 से y2 की लिमिट दे रहा है तो इसका फार्मूला 1 प्लस dx अपॉन dy स्क्वायर, और लिमिट किसकी दी जाती है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y की लिमिट दे रहे हैं। तो ये कहाँ से आया, बहुत आसान है। देखो कि मान लीजिए ये xy प्लेन में पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपन ने ds वेक्टर की कल्पना करी, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक dx i कैप और एक dy j कैप। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ds वेक्टर को dx i कैप प्लस dy j कैप। ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, तो ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट अपन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मानते हुए, छोटी छोटी डिस्टेंस है ये ds1 ds2 ds3 ds4 ds, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो ये दोनों का स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब अगर इसमें से मैं dx स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, dx स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर और बाहर dx कॉमन ले लिया। अब इसकी लिमिट लग जाएगी x1 से x2। या अगर मैं इसमें से dy स्क्वायर कॉमन ले लूँ और dy स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ dx बाई dy ऐसा बचेगा। तो 1 प्लस dx अपॉन dy का स्क्वायर और dy स्क्वायर कॉमन लेके बाहर अपन लाए तो dy बचा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y की वैल्यू बताना पड़ेगी, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो x की वैल्यू लिमिट बनेगी। तो ये फार्मूला हो गया जो मैंने यहाँ लिखा डिस्टेंस निकालने का। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है और बताया है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक x1, y1 से वो x2, y2 तक गया, तो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो इस तरह से करना होगा। तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन बनाया, ए पार्टिकल moves on curve y is equal to 2 by 3 x minus 1 raised to power 3 by 2 from x equal to 1 to x equal to 4 meter. Find displacement and distance traveled. तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आसान होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r2 माइनस r1। तो जब ये x1 इक्वल टू 1 है तब y1 कितना है बताओ, 1 रखेंगे तो y1 0 आएगा। जब x2 इक्वल टू 4 है तो y2 इक्वल टू कितना होगा, 1 3 कट गया, 2√3। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो x2 माइनस x1 मतलब 3 आई कैप, y2 माइनस y1 मतलब 2√3 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल निकालना थोड़ा टफ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल में हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल होता है इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर इंटू dx फ्रॉम x1 टू
x2 तो पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो, y दिया है तो y इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3/2 x माइनस 1 की पावर 1/2, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आया रूट x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो रख दो वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या आएगा x माइनस 1, मतलब ये तो x रूट ओवर बस ऐसा बचा। और कहाँ से कहाँ तक, तो x इक्वल टू 1 से 4 तक। x रेस टू हाफ का इंटीग्रल क्या होगा, x रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, तो ये हो जाएगा 2/3 ये वाला। अब x की जगह रखा अपन ने 4, तो 4 का पहले अंडर रूट लो, 2 रेस टू पावर 3 करो, फिर रखो 1, तो हो जाएगा 1, तो ये कितना आया 14/3 मीटर। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टेबल इस क्वेश्चन में आपने निकाल दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y, x, t के बीच में रिलेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो समय के साथ धीरे धीरे अपन आगे डेवलप करेंगे। पर अभी मैंने जो धुआंधार पता नहीं क्या क्या बताया, जो 10th पास बच्चे हैं 11th क्लास में आ रहे हैं, वो ये इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखेंगे अपनी गाइड में, अपनी बुक में, टेस्ट्स में। तो थोड़ा सा मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया। मोशन इन 1D अब शुरू करेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस AT, एवरेज स्पीड निकालो, सिंपल वर्जन हो जाएगा। ये उसका एक्चुअल 3 डायमेंशनल पूरा आपको मैंने सेटअप बताया। अब उसमें से जे कैप के कैप गायब कर दो तो सिर्फ आई कैप बचेगा, तो 1D हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मोशन इन 1 डायमेंशन काइनेमेटिक्स में चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।